एक ऐसा गांव जहां सुबह मुर्गे की आवाज से होती थी और रात को दूर जंगल से आने वाली अजीब सी आवाजें लोगों को डराया करती थीं। इसी शिवपुर गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था बंटी। बंटी अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उसके पिता ही उसके लिए इस दुनिया का सहारा थे। लेकिन किस्मत को शायद बंटी की खुशी मंजूर नहीं थी। तब उसके पिता देवेंद्र किसी काम से पास के जंगल में गए थे। उस दिन उन्होंने बंटी से कहा था, बंटी, मैं शाम तक लौट आऊंगा। लेकिन वो शाम कभी आई ही नहीं। देवेंद्र जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, जंगल छाना गया, नदियों के किनारे देखे गए, लेकिन देवेंद्र का कहीं कोई पता नहीं चला। और उसी दिन से बंटी इस दुनिया में पूरी तरह अकेला हो गया। अब बंटी रहता था गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर एक टूटा सा बिस्तर। लेकिन उसी झोपड़ी के पास एक पक्का और अच्छा घर भी था। वो घर था गांव के सरपंच ठाकुर प्रताप सिंह का। ठाकुर प्रताप सिंह गांव के इज्जतदार आदमी थे और उनकी पत्नी थी काकी सुमित्रा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। जब बंटी के माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं रहे तो ठाकुर प्रताप सिंह और काकी सुमित्रा ने बंटी को अपने बच्चे की तरह पाला। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी। काकी सुमित्रा बंटी की झोपड़ी के पास आई। हाथ में खाना था। उन्होंने आवाज लगाई, बंटी बेटा। बंटी बाहर आया। काकी सुमित्रा बोली, लो बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मेरे पास आकर ले लेना। बंटी ने खाना लिया, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वह बोला, काकी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी है। ये सुनते ही काकी सुमित्रा का चेहरा बदल गया। वो प्यार से बोली, अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम हम पर बोझ हो? उन्होंने बंटी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, आगे से ऐसी बातें मत करना, चुपचाप ये खाना खाओ। इतना कहकर काकी सुमित्रा वहां से चली गईं। बंटी ने चुपचाप खाना खाया। खाने के बाद जब बंटी झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने उसे ठाकुर प्रताप सिंह खड़े दिखाई दिए। बंटी तुरंत उनके पास गया। ठाकुर साहब बोले, बंटी बेटा, खाना खा लिया? जी सरपंच साहब, काकी अभी अभी खाना देकर गई थी। ठाकुर प्रताप सिंह ने बंटी को ध्यान से देखा और बोले, अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। बंटी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सरपंच जी, 8 साल की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं आप पर बोझ बन गया हूँ। ठाकुर साहब बोले, बंटी, इसमें शर्म की क्या बात है? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है। फिर कुछ सोचकर बोले, अगर तुम्हारा मन है कुछ करने का, तो गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। बंटी की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। और अगली ही सुबह बंटी एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि वो जंगल सिर्फ लकड़ियों और पेड़ों का नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है और वहीं उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो बंटी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। सुबह का वक्त था। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियां आपस में टकरा रही थीं और दूर दूर तक फैला हुआ जंगल कुछ अजीब सा सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। जैसे जैसे बंटी जंगल के अंदर जाता गया, वैसे वैसे गांव की आवाजें पीछे छूटती चली गईं। अब न कोई आदमी, न कोई घर, बस चारों तरफ घने पेड़ और उन पेड़ों के बीच चलता हुआ अकेला बंटी। चलते चलते बंटी के मन में विचार आने लगे। कुछ भी कहो, ठाकुर प्रताप सिंह और काकी सुमित्रा ने बचपन से लेकर आज तक मेरी बहुत मदद की है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाना ही होगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं उनकी सेवा करूं ताकि उन्हें कभी संतान की कमी महसूस न हो और वे हमेशा खुश रहें। बंटी यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर एक कोयल पर पड़ी।
वो कोयल पास ही एक पेड़ की डाल पर बैठी थी, लेकिन वो कोई साधारण कोयल नहीं थी। उसका आकार बाकी कोयलों से थोड़ा बड़ा था और उसकी आंखें बंटी को बड़े ध्यान से देख रही थीं। इतनी ध्यान से जैसे वो बंटी को पहले से जानती हो। बंटी ठिठक गया। उसने मन ही मन कहा, ये कोयल मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार भी बाकी कोयलों से बड़ा है और देखने में भी कुछ डरावनी लग रही है। बंटी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वो कोयल फड़फड़ाते हुए उड़कर सीधे बंटी के सामने आ गई। बंटी कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोयल ने इंसानी आवाज में कहा, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। ये सुनते ही बंटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा कर बोला, ये क्या? कोयल फिर बोली, तुम्हारा नाम बंटी है और तुम देवेंद्र के बेटे हो। अब बंटी पूरा कांप गया। उसने डरते डरते कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कोयल हो, फिर इंसानों की तरह बात कैसे कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई कोयल इंसानों की तरह बोल सकती है? कोयल बोली, नहीं बंटी, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सच में बोलने वाली कोयल हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी। यह सुनकर बंटी की रूह कांप गई। कोयल ने आगे कहा, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं कोयल की शक्ल में बदल गई। बंटी बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कोयल बोली, मैं तुम्हारे पिता देवेंद्र के बारे में सब कुछ जानती हूँ। जैसे ही बंटी ने अपने पिता का नाम सुना, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरे पिता के बारे में जानती हो? कोयल बोली, हाँ, वे कुछ समय पहले जंगल में आए थे और फिर कभी वापस नहीं गए, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे कहाँ हैं। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अरे, न जाने तुम कौन हो? मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं? कभी सोचा है तुमने? मैं बचपन से बिना पिता के रह रहा हूँ और गांव में कोई भी मेरे पिता के बारे में बात तक नहीं करता। कोयल बोली, सिवाय ठाकुर प्रताप सिंह के, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अब भी जिंदा हैं और मुझे ये भी पता है कि वे कहाँ हैं। बंटी बोला, अगर ये सच है तो बताओ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कोयल ने कहा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। अब बंटी के मन में अजीब सा डर बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे तो लगता है ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और यह सोचते ही बंटी तेजी से जंगल से बाहर गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों में वो अपनी झोपड़ी पहुंच गया। हांफते हुए बोला, अरे बाप रे! ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बात करते हैं। मुझे तो लगता है वो जरूर कोई राक्षस थी। अब मैं कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। तो बंटी जंगल से भागकर सीधे अपनी झोपड़ी में आ गया था। उसका सीना तेज तेज चल रहा था। सांस फूल चुकी थी। वह खुद से ही बोला, अरे बाप रे! ये जंगल तो सच में बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो कोई राक्षसी थी। अब मैं कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। बंटी अभी यही सोच ही रहा था कि तभी झोपड़ी के बाहर हल्की सी आवाज हुई। बंटी बेटा, ये आवाज थी काकी सुमित्रा की। वो खाना लेकर आई थी। उन्होंने जैसे ही बंटी को देखा, चौंक गई। बंटी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। काकी सुमित्रा बोली, अरे बंटी बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और ये पसीना, सब खैरियत तो है ना? बंटी ने जल्दी से कहा, नहीं काकी, नहीं काकी, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है। काकी सुमित्रा बोली, अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। बंटी ने सच्चाई छिपा ली। काकी सुमित्रा ने ज्यादा सवाल नहीं किए। बस खाना उसके हाथ में दिया और चुपचाप वहां से चली गई। बंटी ने खाना खाया और थकान के कारण उसी वक्त सो गया। अगली सुबह जब बंटी की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। उसका डर अब कुछ कम हो गया था। वह खुद से बोला,
शायद कल मैं उस कोयल को बोलते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। लेकिन अगर ध्यान से सोचूं, तो उसकी बातों में कुछ सच्चाई भी थी। वो कोयल मेरे पिता के बारे में जानती थी, और ये भी सच है कि गांव में कोई भी मेरे पिता के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने ठाकुर प्रताप सिंह से पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बंटी थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे फिर से उस जंगल में जाना चाहिए और उस कोयल को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। और यह फैसला करके बंटी दोबारा जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल के उसी हिस्से में पहुंच गया जहां कल वो कोयल मिली थी, और सच में वो कोयल वहां पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही उसकी नजर बंटी पर पड़ी, वो उड़ती हुई सीधे उसके पास आ गई। कोयल बोली, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिता देवेंद्र की तरह बहादुर हो। बंटी बोला, मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? कोयल बोली, कल मैंने कहा था कि पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। फिर कोयल ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से गरीबी से जूझ रहे हो और कभी-कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। ये सुनकर बंटी का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं सच में गरीब हूँ। बचपन से ठाकुर प्रताप सिंह और काकी सुमित्रा ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। कोयल बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। बंटी चौंका। अच्छा, लेकिन कैसे? कोयल बोली, मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ, आओ, मेरे साथ चलो। ये कहकर वो कोयल उड़ चली और बंटी बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो कोयल हवा में उड़ती हुई आगे आगे चल रही थी और बंटी चुपचाप उसके पीछे पीछे जंगल के और अंदर बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, उन पर लिपटी हुई बेलें और जमीन पर सूखी पत्तियों की मोटी परत। कुछ दूरी पर जाकर कोयल रुक गई। वो एक जगह के सामने मंडराने लगी। बंटी ने ध्यान से देखा। वहां एक गुफा थी। गुफा का मुंह झाड़ियों और बेलों से आधा ढका हुआ था। बंटी ने हैरानी से पूछा, ये गुफा? इसके बारे में तो गांव में किसी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। कोयल बोली, इस जंगल को पहले बहुत खतरनाक माना जाता था, इसीलिए कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था, और यही वजह है कि इस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। इतना कहकर कोयल गुफा के अंदर चली गई। बंटी ने थोड़ा डरते हुए गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर हल्की सी नमी थी और चारों तरफ अंधेरा, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही बंटी की नजर एक बक्से पर पड़ी। वो बक्सा पुराना जरूर था, लेकिन काफी मजबूत दिखाई दे रहा था। बंटी बोला, अरे, ये बक्सा यहाँ कैसे? उसने बिना देर किए बक्सा खोल दिया, और जैसे ही बक्सा खुला, बंटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बक्से के अंदर ढेर सारे हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के गहने भरे पड़े थे। बंटी के मुंह से बस यही निकला, अरे बाप रे, इतने सारे हीरे जवाहरात, ये सब किसका है? कोयल बोली, पहले तुम धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, और जब तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर दोगे, तब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता देवेंद्र से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। बंटी के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी। कोयल ने आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिता से मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बंटी ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने बक्सा उठाया और गुफा से बाहर निकल आया। कुछ ही देर में बंटी अपने घर पहुंच गया। उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। उसी वक्त ठाकुर प्रताप सिंह और काकी सुमित्रा उसके लिए खाना लेकर आ गए। जैसे ही ठाकुर साहब की नजर उस बक्से पर पड़ी, वो चौंक गए। उन्होंने पूछा, बंटी बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया? बंटी कुछ बोल पाता उससे पहले ही काकी सुमित्रा ने बक्सा खोल दिया, और जैसे ही उन्होंने अंदर झांक कर देखा,
वो घबरा गईं। अरे बंटी, ये इतने सारे हीरे जवाहरात कहाँ से आए? बंटी के मन में भारी उथल-पुथल मच गई। वो सब कुछ सच बता देना चाहता था, लेकिन उसे कोयल की बात याद आ गई। इसलिए उसने कहा, काकी, मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। काटते काटते मैं काफी अंदर निकल गया। वहां एक गुफा दिखाई दी और उसी गुफा में ये बक्सा पड़ा था। मैंने बस उसे उठा लिया। ठाकुर प्रताप सिंह गंभीर हो गए। वो बोले, बंटी, तुमने ठीक नहीं किया। हो सकता है ये हीरे जवाहरात बादशाह के हों। अगर ये बात दरबार तक पहुंच गई तो हमें कड़ी सजा मिल सकती है। ठाकुर साहब डर गए थे। उन्होंने कहा, इससे पहले कि बादशाह को पता चले कि किसी ने उसका खजाना चुरा लिया है, हमें तुरंत ये बक्सा बादशाह को सौंप देना चाहिए। बंटी चुप था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर मैंने सच बता दिया तो मैं अपने पिताजी से कभी नहीं मिल पाऊंगा और मेरे लिए दौलत से ज्यादा जरूरी है। अपने पिता, आखिरकार बंटी ने कहा, ठीक है सरपंच साहब, जैसा आप कहें, हम अभी बक्सा बादशाह को दे आते हैं। तो बंटी ठाकुर प्रताप सिंह और काकी सुमित्रा के साथ बक्सा लेकर बादशाह के दरबार पहुंच गया। दरबार बहुत भव्य था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे खंभे, चमकते हुए झूमर और सजे धजे सिपाही। सिंहासन पर बादशाह गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। जैसे ही बंटी और उसके साथ वाले दरबार में पहुंचे, सिपाहियों ने उन्हें रोका। ठाकुर प्रताप सिंह आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, हम एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। बादशाह ने इशारे से उन्हें पास बुलाया। ठाकुर साहब ने पूरी बात बताई, जंगल, गुफा और वह बक्सा। बादशाह ने बक्सा खुलवाया। जैसे ही बक्सा खुला, दरबार में हलचल मच गई। हीरे, जवाहरात और सोने चांदी की चमक हर किसी की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। बादशाह ने गंभीर आवाज में पूछा, ये बक्सा किसने उठाया? ठाकुर प्रताप सिंह कुछ कह पाते, उससे पहले ही बंटी आगे आया। वो बोला, जहां पनाह, ये बक्सा मैं लेकर आया हूं। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने ध्यान से बंटी को देखा, फिर बोले, क्या तुम्हें पता है कि ये खजाना किसका है? बंटी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मुझे नहीं पता था। मुझे ये जंगल की एक गुफा में मिला। बादशाह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूँ। इतना इनाम कि तुम्हारी सारी गरीबी खत्म हो जाए। ये सुनते ही बंटी का दिल तेज धड़कने लगा। उसके सामने हीरे जवाहरात थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने अपने पिता देवेंद्र का चेहरा घूम गया। बंटी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं इनाम नहीं चाहता, मैं बस एक सच्चाई जानना चाहता हूँ। बादशाह चौंक गए। कौन सी सच्चाई? उन्होंने पूछा। बंटी बोला, मेरे पिता देवेंद्र, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? यह नाम सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। बादशाह बोले, तुम्हें देवेंद्र के बारे में किसने बताया? बंटी बोला, जहां पनाह, जंगल की एक कोयल ने। ये सुनकर दरबार में कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन बादशाह नहीं हंसे। वो गंभीर होकर बोले, तुम्हें जो भी पता है सब सच सच बताओ। और फिर बंटी ने कोयल, श्राप, गुफा और खजाने की पूरी कहानी बादशाह को सुना दी। जब बंटी कहानी खत्म कर चुका था तो बादशाह गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो इसका मतलब है कि जंगल में आज भी वो पुराना श्राप जिंदा है। ठाकुर प्रताप सिंह घबरा गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये सब किससे कहानियां हैं? एक कोयल कैसे बोल सकती है? बादशाह ने कड़ा जवाब दिया, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सदियों तक छुपे रहते हैं और अब शायद उनका समय आ गया है। बादशाह ने बंटी की ओर देखा और बोले, अगर तुम सच में अपने पिता से मिलना चाहते हो तो तुम्हें एक बहुत कठिन रास्ते से गुजरना होगा। बंटी ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं जहांपनाह। तो बंटी दरबार के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था, मेरे पिताजी कहाँ हैं? बादशाह धीरे धीरे सिंहासन से खड़े हुए। पूरा दरबार सन्नाटे में था। फिर बादशाह भारी आवाज में बोले, आज से करीब 20 साल पहले इस राज्य में एक वीर सैनिक था, देवेंद्र। वो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत ईमानदार भी था। यह सुनते ही बंटी की सांस रुक सी गई। बादशाह बोले,
देवेंद्र मेरी सेना का सबसे भरोसेमंद योद्धा था, लेकिन इसी ईमानदारी ने उसे मुसीबत में डाल दिया। फिर बादशाह ने पूरी कहानी शुरू की। उस समय जंगल के उस हिस्से में एक तांत्रिक रहता था। वो काले जादू से राज्य को अपने वश में करना चाहता था। देवेंद्र को इस बात का पता चल गया। उसने तांत्रिक को पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक भाग गया। भागते भागते उसने एक भयानक श्राप दे दिया। बादशाह थोड़ा रुके, फिर बोले, उस श्राप में जो भी व्यक्ति उस जंगल के रहस्य को खोलने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा बंध जाएगी। और तांत्रिक ने एक निर्दोष कोयल को उस श्राप से जोड़ दिया। बंटी की आंखों के सामने वो कोयल घूम गई। बादशाह बोले, देवेंद्र उस श्राप को तोड़ना चाहता था, लेकिन तभी तांत्रिक ने आखिरी चाल चली। उसने देवेंद्र को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। दरबार में हड़कंप मच गया। बंटी कांपते हुए बोला, तो तो मेरे पिताजी जिंदा हैं? बादशाह बोले, हाँ बंटी, वो जिंदा है, लेकिन एक शाप में कैद है। आज भी जंगल की उस सबसे गहरी गुफा में उनकी मूर्ति खड़ी है। बंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलिए जहांपनाह। बादशाह गंभीर हो गए। वो बोले, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। श्राप तभी टूटेगा जब कोयल मुक्त होगी और मूर्ति को सच्चे दिल से पुकारा जाएगा। लेकिन याद रखना, इस रास्ते में तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा, लालच से। बंटी ने आंखें पोंछीं और कहा, अगर लालच मेरे पिता और कोयल के बीच खड़ा है, तो मैं उसे कभी नहीं चुनूंगा। बादशाह ने सिपाहियों को आदेश दिया, बंटी को जंगल के अंदर उस गहरी गुफा तक ले जाया जाए, लेकिन याद रखना, ये यात्रा उसकी अकेली होगी। रात होते होते बंटी जंगल में अकेला खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी आवाजें। तभी वो कोयल फिर से उसके पास आई। कोयल बोली, अब तुम्हें सब पता चल गया है। अगर तुम पीछे हटना चाहो, तो अभी भी वक्त है। बंटी ने मजबूती से कहा, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने पिता और तुम्हें दोनों को आजाद कराऊंगा। कोयल चुप हो गई और फिर उसने रास्ता दिखाना शुरू किया। तो बंटी अकेला जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते पर आज से पहले कोई नहीं गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से हवा की सिसकती आवाज आ रही थी। हर कदम पर सूखी टहनियां चरमराती थीं और बंटी का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। कुछ देर बाद वो पहुंच गया उस सबसे गहरी गुफा के सामने। गुफा का मुंह काला था, जैसे कोई जिंदा चीज उसे निगलने को तैयार हो। कोयल उसके कंधे पर आ बैठी। धीमी आवाज में बोली, यही है वो जगह। इसके अंदर तुम्हारे पिता देवेंद्र पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े हैं। लेकिन याद रखना बंटी, इस गुफा में हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। बंटी ने गहरी सांस ली और बोला, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और यह कहकर वो गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर अजीब सी नीली रोशनी थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे जैसे बंटी आगे बढ़ता गया, उसके कानों में आवाजें आने लगीं। बंटी, इतनी गरीबी क्यों? एक बार इस खजाने को छू लो। बंटी रुक गया। उसके सामने अचानक वही खजाने वाला बक्सा फिर से दिखाई देने लगा। इस बार वो और भी ज्यादा चमकदार था। एक आवाज आई, अगर तुम चाहो तो ये सारा खजाना हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। ना गरीबी, ना मेहनत, ना दर्द। बंटी की आंखें कुछ पल के लिए भर आईं। उसे याद आया, भूखी रातें, फटे कपड़े और लोगों की ताने भरी बातें। उसका हाथ धीरे धीरे बक्से की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे अपने पिता देवेंद्र की आवाज याद आई, बेटा, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। बंटी ने झट से हाथ पीछे खींच लिया। वो जोर से बोला, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। और जैसे ही उसने यह कहा, खजाना धुएं में बदल गया। गुफा हल्की सी कांप उठी। कोयल बोली, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। बंटी आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वो मूर्ति किसी योद्धा की थी। चौड़ी छाती, हाथ में तलवार और आंखों में अजीब सी गंभीरता। बंटी का दिल कहने लगा, यही है मेरे पिताजी। वो धीरे धीरे मूर्ति के पास गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बोला, पिताजी, मैं बंटी हूँ, आपका बेटा। मैं आपको ले जाने आया हूँ।
लेकिन मूर्ति खामोश रही। तभी गुफा में भयानक आवाज गूंजी, अगर इसे जिंदा करना है तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। बंटी घबरा गया। वो बोला, मेरी सबसे प्यारी चीज? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आवाज फिर आई, तुम्हारे पास है, तुम्हारी उम्मीद। बंटी की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो चुपचाप मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अगर मेरी उम्मीद कुर्बान करने से मेरे पिताजी आजाद हो सकते हैं तो मैं खुशी खुशी ये भी कुर्बान करता हूँ। बस उन्हें लौटा दीजिए। पूरा जंगल एक पल के लिए खामोश हो गया। और फिर तो जैसे ही बंटी ने अपनी उम्मीद कुर्बान करने की बात कही, गुफा के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे और वो कोयल जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक हवा में उड़ने लगी। उसके चारों तरफ नीली और सुनहरी रोशनी घूमने लगी। बंटी ने आंखें बंद कर लीं क्योंकि रोशनी बहुत तेज थी। फिर एक भारी आवाज गूंजी, श्राप अब टूट रहा है। जैसे ही आवाज खामोश हुई, गुफा के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। बंटी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जो उसने देखा, वो देखकर उसकी सांस अटक गई। वो कोयल अब कोयल नहीं थी। उसकी जगह एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, सफेद वस्त्र, लंबे बाल और चेहरे पर शांति। बंटी हक्का बक्का देखता रह गया। वो स्त्री धीमी आवाज में बोली, डरो मत बंटी, मैं वही हूँ जो अब तक कोयल के रूप में तुम्हारे साथ थी। बंटी कांपती आवाज में बोला, आप आप कौन हैं? वो स्त्री बोली, मेरा नाम शारदा है। मैं इसी राज्य की एक विदुषी थी। तांत्रिक ने मुझ पर और तुम्हारे पिता देवेंद्र पर श्राप दिया था। मुझे कोयल बना दिया और देवेंद्र को पत्थर की मूर्ति। बंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, तो क्या अब मेरे पिताजी? शारदा मुस्कराई। वो बोली, हाँ बंटी, तुम्हारी कुर्बानी ने श्राप की जड़ तोड़ दी है। जैसे ही उसने यह कहा, देवेंद्र की पत्थर की मूर्ति हल्की सी हिलने लगी, दरारें पड़ने लगीं और धीरे धीरे पत्थर टूटता गया। अगले ही पल वहां एक इंसान खड़ा था, वही चौड़ी छाती, वही तेज आंखें, देवेंद्र। बंटी कुछ पल बस उन्हें देखता रहा, फिर जोर से रोते हुए उनसे लिपट गया। पिताजी! देवेंद्र की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने बंटी के सिर पर हाथ रखा और बोले, मेरा बेटा, तू बहुत बहादुर निकला, मुझे तुझ पर गर्व है। शारदा धीरे से बोली, अब मेरा भी श्राप टूट चुका है, मेरा काम पूरा हो गया। और यह कहकर वो रोशनी में बदलने लगी। बंटी घबरा गया। वो बोला, नहीं, आप जा रही हैं? आपने मेरी इतनी मदद की। शारदा मुस्कुराई। बंटी, कुछ लोग सिर्फ रास्ता दिखाने आते हैं, अब तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है। और फिर वो रोशनी में घुल गई। गुफा अब साधारण गुफा बन चुकी थी। कोई डर नहीं, कोई श्राप नहीं, बस बंटी और उसके पिताजी। तो गुफा के अंदर अब सब कुछ शांत हो चुका था। ना कोई डर, ना कोई श्राप, ना कोई रहस्यमयी रोशनी। बस बंटी और उसके पिताजी, देवेंद्र। देवेंद्र ने बंटी का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोले, चल बेटा, अब घर चलते हैं। बहुत समय हो गया इस जंगल में। बंटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोला, पिताजी, मैंने आपको हर दिन याद किया है। देवेंद्र ने उसे सीने से लगाया और दोनों जंगल से निकलकर गांव की ओर चल पड़े। जब वे रामपुर गांव पहुंचे, तो गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो देवेंद्र हैं। ये कैसे जिंदा हैं? धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। सरपंच और उनकी पत्नी सीमा भी दौड़ते हुए आए। देवेंद्र को देखकर सीमा रो पड़ी। हमने तो सोच लिया था आप इस दुनिया में नहीं रहे। देवेंद्र ने सारी कहानी उन्हें बता दी। डायन, श्राप, बलिदान और बंटी की बहादुरी, सब सुनकर गांव वालों की आंखें नम हो गईं। उसी समय बादशाह के सिपाही गांव पहुंचे। दरबार में बंटी और देवेंद्र को बुलाया गया। दरबार में देवेंद्र ने सारा सच बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में